हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर के। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि मैग्नेटिज्म के बारे में बात करता है और हमने देखा है कि चार्ज कैसे डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स क्या लगता है करंट कैरिंग वायर्स में, इस चैप्टर में हमने देखा है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे नीट पैटर्न क्वेश्चंस और नीट एग्जाम में 4 चॉइसेस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक ऑप्शन सही होता है। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा पहला सवाल है, अ मैग्नेटिक फील्ड ए ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, B never exerts a force on a charged particle, exerts a force if the charged particle is moving across the magnetic field lines, exerts a force if the charged particle is moving along the magnetic field lines। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है कि फोर्स लगाता है जब भी चार्ज मूव करेगा। स्टेशनरी रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। और चार्ज कैसा मूव करना चाहिए, कभी भी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, या उसके एंटी पैरेलल मूव करेगा तो भी फोर्स नहीं लगेगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बनाएगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, तभी उसे फोर्स लगता है। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि चार्ज अगर स्टैटिक होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बी नेवर एक्सर्ट्स फोर्स, ऐसा नहीं है, चार्ज पार्टिकल चलेगा तो फोर्स लगेगा किसी एंगल पे। सी एक्सर्ट्स अ फोर्स द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस, यस। इसका मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, बहुत इजी सवाल है, इजीली आप लोग इस पे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो V क्रॉस B ये जीरो नहीं होगा जब भी V और B के बीच एंगल कुछ ना कुछ होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। A helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 मीटर in 2 सेकेंड। हीलियम न्यूक्लियस मेक अ फुल रोटेशन मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल एनसर्कल कर रहा है in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds, the value of the magnetic field induction B in Tesla at the center of circle will be। तो हम लोग पता कर लें कि क्या करंट बन रहा है, ठीक है ना। हीलियम न्यूक्लियस है तो मालूम चल जाएगा कि चार्ज क्या होगा, वो होगा +2e चार्ज। और इसके बाद कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे देखते हैं। हीलियम न्यूक्लियस इज एनसर्कलिंग, तो मान लेते हैं ऐसे, यहां पे करंट जो बनेगा वो बनेगा I = Q/T। अब Q कितना है हमारे पास, वो है 2e एंड टाइम पीरियड T। टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकेंड। सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर ये दिया हुआ है हमारे पास, जो भी सर्कल वो परफॉर्म कर रहा है वो दिया हुआ है। अब देखते हैं, रेडियस दिया हुआ है 0.8 मीटर, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट B। B का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2R, यही होगा। तो μ0 करंट की वैल्यू है 2e टाइम पीरियड और इनटू 2R, ये आ जाएगा μ0। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए रख दे हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू होगी 2 सेकेंड और इनटू 2, ठीक है, μ0 × 1.6 और यहाँ पे 2 भी रखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई μ0 T × 2 × R की वैल्यू है 0.8 मीटर। 2 and 2 कैंसिल्ड आउट और यहाँ पे 0.8 से जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻19 × μ0 विथ प्रॉपर SI यूनिट्स। हमारे पास ये आंसर निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। देखो नीट एग्जाम में फिजिक्स के सवाल जो होते हैं ना, आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए। बहुत इजी सवाल आते हैं, मीडियम लेवल के सवाल आते हैं। इसमें आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, मान के चलो कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आपको इजी लेवल के मिल जाएंगे, बाकी 25 जो है थोड़ा सा जो है ट्रिकी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर with a linear velocity of 7.5 × 10⁴ meter per second in a hydrogen atom. The magnetic field produced at the center of the circle due to the electron is 43 × 10⁻2.43 या 43 × 10⁻4। कहीं ना कहीं 43 रिलेशन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है सवाल ये। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर, कुछ वैसे ही सवाल है यहाँ पे भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। अगेन जो करंट एसोसिएटेड होगा वो होगा E अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे, E अपॉन
2 पाई आर बाई वी। तो v ले लिया हमने ऊपर, जिसकी लीनियर स्पीड होगी वो ले लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट द सेंटर दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, ये होता है। तो म्यू नॉट आई की वैल्यू ev बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू आर, ऐसे कर देंगे हम लोग। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पे, रेडियस चाहिए। सर्कल ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर, ये दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11 मीटर, आर की वैल्यू दी हुई है, विद लीनियर वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो अगर हम ओपन करें इसे, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है चेक कर लेते हैं एक बार। वेलोसिटी हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻4, 7.5 इंटू 10⁻4 विथ प्रॉपर मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे फिर आ गया पाई, 2 पाई इंटू 2 4, आर स्क्वायर 5.3 इंटू 10⁻11, तो -22 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। आर इंटू आर स्क्वायर निकल के आ गया यहाँ पे। कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, 4 पाई 4 पाई, 1.6 इंटू 7.5। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट करने से बेहतर है कि हमें मालूम है कि भाई 43 का टर्म तो आएगा, तो वहां से स्मार्टली देखते हैं कैसे पहुंचेंगे आंसर तक। तो 5.3 इंटू 5.3 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁷, 10⁻⁻19 -26 हो जाएगा, प्लस 4 यानी कि -22 हो गया। तो -22 और -22 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ये बस सॉल्व करना है हमें। तो अगर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग देखें अगर, तो इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू 75 डिवाइड बाई 53 इंटू 53। इसको सॉल्व करने के लिए जब सोचो, ये लिख सकता हूं मैं 16 से 3 टाइम्स जाएगा 48, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पे, ये जगह लगभग 25 टाइम्स, और ये होगा अगेन 2 टाइम्स। हमारे पास बचेगा देखो कितना, 16 टू 3 यहाँ बचा 25 टाइम्स, और 25 ये गया 2 टाइम्स, 1/2 लगभग आएगा, 1/2 मतलब 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास मतलब 0.43 के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा सही जवाब। बाकी कैलकुलेट कर सकते हो इससे 0.43 वेबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हमने कर दिया, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में दिखा दिया, ऐसे करेंगे इसे। तो इस तरह वक्त बचा सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन में डीप जाने की बजाय ऐसे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इन द फिगर शोन देयर आर 2 सेमीसर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 और R2। R1 और R2 दो हमारे पास सर्कल है यहाँ पे, इन विच अ करंट I is flowing, the magnetic field induction at the center O will be, ठीक है ना। ये ले लेते हैं हम लोग R1, या R2 लिखा है, ये R1 ले लेते हैं, ये है R2 हमारे पास। म्यू नॉट I by 2 R1 plus R2, म्यू नॉट I by 4 R1 minus R2, म्यू नॉट I by 4 R1 plus R2 divided by R1 R2, म्यू नॉट I by 4 R2 minus R1 divided by R1 R2, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालना हमें कौन सा ऑप्शन शूट करेगा। तो देखो, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किधर, मैं अगर ये एनसर्कल करूं, थंब दिखा रहा अंदर की तरफ, तो दोनों जो है एड अप करेंगे, ठीक है, दोनों जो है एड अप करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि म्यू नॉट I by 2R को स्मार्टली यूज किया जाए। हाफ सर्कल ये है, हाफ सर्कल ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, क्योंकि ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, तो मैं अगर सेमी सर्कल बनाऊं यहां पे R रेडियस का, फुल सर्कल क्या होता है, फॉर अ फुल सर्कल हमें मालूम है कि भाई अभी जस्ट मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, अगर मैं करूं मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इस तरह जा रहा है, तो वो निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R। तो जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ करेंगे, म्यू नॉट I बाई 4R हो जाएगा फॉर अ सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लो, मुझे कुछ पार्ट्स मिटाने पड़ेंगे, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, मैं अगले एंड से बताता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं दिखा दूं यहाँ पे कि B जो होगा, तो म्यू नॉट I बाई 4R ये यूज करेंगे हम लोग। तो दो सेमी सर्कल है और दोनों एनहांस कर रहे हैं, तो म्यू नॉट I बाई 4R1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एक के कारण
और दूसरे के कारण को, दोनों के इफेक्ट को हम लोग एड अप कर देंगे। क्या निकल के आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये निकल के आएगा। तो सिंप्लीफाई कर दें तो रिजल्ट जो निकल के आएगा फाइनली, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई म्यू नॉट आई बाई 4 R1 R2 एलसीएम ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ऑप्शन जो मैच कर रहा है सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस। Two parallel long wires A and B carry currents I1 and I2. I2 less than I1 है। When I1 and I2 are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wires is 10 microtesla. If I2 is reversed, the magnetic field becomes 30 microtesla. The ratio of I1 by I2 is. यहाँ पे long parallel wires A and B carry current I1 and I2। देखो, एक वायर मान लेते हैं इस तरह, दूसरा वायर मान लेते हैं इस तरह, ठीक है। दे कैरी करंट I1 एंड I2। तो यहाँ पे मैंने इस पे लगा दिया करंट I1 और यहाँ करंट लगा दिया I2। When I1 and I2 same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is 10 microtesla. जब सेम सेंस में होंगे, अगर दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं 2a है, ठीक है ना, तो ये मिडवे कितना होगा a डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा a डिस्टेंस। तो मिडवे जो भी पॉइंट होगा p पॉइंट, एक फील्ड जो है एक के कारण जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दूसरे कारण जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे इफेक्ट। तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे नेट फील्ड, वो होगा B1 माइनस B2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉन्ग वायर है। फाइनली म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A I1 माइनस I2 ये निकल के आया। और इसकी वैल्यू कितनी है? देखो B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास सेम सेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन वायर्स 10 माइक्रोटेस्ला। इसकी वैल्यू रख दी हम लोगों ने 10 माइक्रोटेस्ला। जब ऑपोजिट सेंस में जा रहा जाएगा करंट, तो ये मैं दिखाऊं ऑपोजिट सेंस में, हमारे पास फील्ड जो होगा एनहांस हो जाएगा, क्योंकि अब इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो भी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और इसके कारण जो बनेगा वो भी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी कि फील्ड एनहांस हो जाएगा, तो फील्ड जुड़ जाएगा। ये बी डैश लिखते हैं, दैट विल बी B1 डैश प्लस B2 डैश। B1 तो सेम होगा, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B2 ही रखते हैं, बस B डैश ही रखते हैं, क्योंकि दोनों हमें वैल्यूज जोड़नी है। इस बार जोड़ना है तो निकल के आएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई, और यहाँ पे एक चीज I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 प्लस I2 ये निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोटेस्ला। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा है 2, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा है 1। अगर हम 1 बाई 2 करें, B बाई B डैश, हमें निकालना है रेशियो ऑफ I1 बाई A2, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर मैं 1 बाई 2 करूं, ये पार्ट ये हमारे पास है, मान लेते हैं B इन द फर्स्ट केस BA, ये B डैश, तो B बाई B डैश कर देते हैं, बहुत सिंपल है। B बाई B डैश इज इक्वल टू निकल के आएगा I1 माइनस I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2। रेस्ट ऑल थिंग्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इसके बाद ये आएगा 10 बाई 30। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें निकालना है I1 बाई I2। क्यों ना इस रेशियो में देखो, अगर मैं I2 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, हमें निकालना है I1 बाई I2। तो डिवाइडिंग दिस टर्म बाई I2
निकल के आएगा I1 बाई I2 माइनस 1 अपॉन I1 बाई I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। यही रेशियो निकालनी है, इसको मान लेते हैं R, इस रेशियो की वैल्यू। तो R माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। ये क्या इधर 3R माइनस 3 इज इक्वल टू R प्लस 1। तो ये इधर गया R, तो 2R इज इक्वल टू 4, R इक्वल्स टू 2। तो रेशियो कितना निकल के आया, वो निकल के आया 2। हमारा आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें तो समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नीट में ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है, आपको बेसिक्स मालूम है, आप कर लेंगे। 6th, net magnetic field at the center of the circle O due to a current through a loop in the plane of paper as shown in figure is 0, perpendicular to paper inwards, perpendicular to paper outwards, perpendicular to paper inwards if theta is less than or equal to 90 degree, and perpendicular to paper outwards if theta is less than or equal to, if 90 से ज़्यादा होगा या 180 से कम होगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, एक सर्कुलर वायर है। ये सर्कुलर वायर बना रहा है एंगल थीटा एट द सेंटर, दिख रहा है, ये सर्कुलर वायर है, ये आर की तरह बना रहा है एंगल थीटा एट द सेंटर। हमें मालूम है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ पे जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क जो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक उसके कारण बनेगा। और दोनों का देखो करंट एक में ऐसे जा रहा है, एक में ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस जरा देख लें हम लोग। ये करेंगे आर्क करेंगे तो हम लोग पास इसमें जो फील्ड जो जाएगा वो होगा आपकी तरफ, और इसके कारण जो फील्ड बनेगा, एक मिनट, ये मैंने दिखा दिया ऐसा, ये फील्ड बनेगा आपकी तरफ, और ये फील्ड अगर हम करेंगे तो ये फील्ड जाएगा इस वायर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण ये फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि हम कर्ल करंट इस तरह कर दिखाएं, मेरा फिंगर जरा अंदर की तरफ, तो ये बनेगा ऐसे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो जीरो होगा कि परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ट्स, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर टू पेपर आउटवर्ड्स, तो बी या सी से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, या जीरो भी देखते हैं क्या दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है शोन फिगर इज थीटा इज लेस देन 180, ये तो चीज दिया हुआ है। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू लूप इन द प्लेन ऑफ पेपर, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करनी है। एक बात तो श्योर है, या तो बी सी या ए में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दिया परपेंडिकुलर पेपर इनवर्ट्स इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर पेपर आउटवर्ड्स इफ दिस, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा हमें थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। थीटा इज लेस देन 180 डिग्री ये दिया हुआ है, थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, जो भी r उसका रेडियस है हमने वो ले लिया है। अब भाई r रेडियस है, ये r है, देखो ये r है, हम ले रहे हैं कुछ इस तरह, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई 2। भाई ये 90 है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ अगर d है तो d विल बी इक्वल टू r cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर due to straight current carrying wire, ये निकालते हैं हम लोग। भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा वो देख लो, D दिया हुआ है तो वो आ जाएगा, अगर मैं यहाँ B2 लिखूं, इसकी वैल्यू रखते हैं B1 B2, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन थीटा 1, और यहाँ पे थीटा ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है, ऐसा करते हैं साइन φ1 यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा इज इक्वल टू
डी की वैल्यू हमें रखनी है, डी की वैल्यू मैंने बताई है कि वो हो जाएगा आर कॉस थीटा बाई टू, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, वो हो जाएगा हमारे पास साइन फाई वन, वो हो जाएगा साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, यानी कि 2 साइन थीटा बाई टू। कैसे कर रहे हैं? होप दैट यू हैव सीन ऑल द लेक्चर्स। वहां से निकाला हम लोगों ने कि भाई एक एंड बना रहा है ये एंगल थीटा बाई टू, ऑटोमेटिकली ये एंगल थीटा बाई टू मैंने शो कर दिया, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू यानी 2 साइन थीटा बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू, यहाँ पे कॉस थीटा बाई टू है, तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं टैन थीटा बाई टू, नॉट एन इश्यू। तो ये निकल के आएगा यहाँ पे B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और यहां पे ये आएगा tan थीटा बाई टू। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहां पे है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर थीटा बाई 2 पाई। तो एक तरफ tan थीटा बाई 2 पाई का फैक्टर है, एक तरफ थीटा बाई 2 पाई का फैक्टर है, तो यहां पे मैं B1 की वैल्यू रख देता हूं और दोनों कंपेयर करते हैं, फिर कैसा रहेगा थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर अगर मैं अलग से रख लूं, फिर और टर्म्स कंपेयर करते हैं थीटा बाई 2 पाई, और इसको अगर लिखें हम B2 को लिखें अगर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और यहाँ पे ये टर्म लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट आई, अच्छा ये पाई भी बाहर ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 आर तो है ही, और म्यू नॉट आई बाई 2 आर और पाई बाहर ले लेते हैं, ये पाई हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 2 आर पाई लिख देते हैं, 2 आर पाई, यहाँ पे भी देख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 आर पाई, ठीक है, तो टैन थीटा बाई 2, ये टर्म आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर पाई लिख दिया, तो थीटा बाई हमारे पास बचेगा क्या, थीटा बाई 2 बचेगा। इसी तरह यहां क्या लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर पाई और यहां होगा टैन थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब चेक करना है हमें कि वैल्यूज किसकी ज्यादा है किसकी बड़ी है, या कब ज्यादा कब बड़ी होगी, ठीक है ना, वो मैं बताता हूं उधर डायग्राम में, ये जरा लिख लो यहाँ पे, यहाँ तक नोट कर लो, मैं डायग्राम बताता हूं वहां अगले पार्ट में। ओके, अब देखो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, ये दोनों फॉर्मूला लिख लिए होगे। तो अब ये हम चेक कैसे करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर थीटा बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर टैन थीटा बाई 2। तो एक बार क्या करो ना, क्योंकि डी ऑप्शन ऐसा है कंफ्यूजिंग कि क्या होगा थीटा लेस देन 90 डिग्री और थीटा एक बार जब 90 से 180 के बीच हो, दोनों बार क्या करो, थीटा को एक बार ले लो 60 डिग्री और एक बार ले लो 150 डिग्री, कन्वीनियंट आ जाएगा स्टेप, और हम दोनों ऑप्शन चेक करेंगे कि ये वाला जो वायर का फैक्टर है वो डोमिनेट करेगा, उसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा हमेशा कंपेयर टू दिस सर्कुलर आर्क। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर पेपर इनवर्ट्स। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ऑप्शन वो बी आएगा राइट आंसर इसके लिए। कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, थोड़ा लंबा था, बट इट्स ओके। Seventh, two straight long conductors AOB and COD are perpendicular to each other and carry currents I1 and I2. The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance A from the point O in a direction perpendicular to the plane ABCD is ABCD, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन है दिए, हमें चेक करना है। स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB एंड COD, तो देखो हमारे पास ऐसे दिया रहेगा AOB लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, COD दो वायर्स हमारे पास, ठीक है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB एंड COD आर perpendicular to each other and carry currents I1 and I2. The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance A from the point O in a direction perpendicular to the plane ABCD. तो हमें देखना है कि perpendicular plane ABCD and it's A from the point O, मतलब मान लो करंट जा रहा है इसमें इधर, इसमें जा रहा है करंट मान लो इधर, इसमें I1 इसमें I2, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD, तो कहीं यहां पे अगर हम पॉइंट ले लें, ठीक है ना, तो इस वायर से भी कुछ डिस्टेंस होगा सेम A डिस्टेंस, और इस वायर से भी सेम डिस्टेंस होगा, वो होगा A डिस्टेंस।
कहीं भी ले लोगे पॉइंट, अगर यहाँ भी लोगे तो देखो डिस्टेंस अगर हम यहाँ से ले, पॉइंट ओ से ले, अगर डिस्टेंस ओ से ए डिस्टेंस की दूरी पे ये दिया हुआ है ए फ्रॉम द पॉइंट ओ, तो यहाँ पे अगर लेंगे हम ए डिस्टेंस की दूरी पे, मान लो आपकी तरफ लेते हैं, तो I1 से ए डिस्टेंस की दूरी पे ले हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके कारण इधर की तरफ, और जो इसके कारण बनेगा इस पॉइंट पे वो बनेगा नीचे की तरफ। तो जो दोनों कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ज़्यादा समय न लगाते हुए देखते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्रोक लॉन्ग करंट के कारण बनता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अलग अलग है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए डिस्टेंस अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर पावर 1/2, I1 स्क्वायर प्लस I2 1/2, इसमें है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही करेक्टली मैच कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पे डायग्राम में। ट्रिकी क्वेश्चन था, समझने लायक था कि डायग्राम बन गया तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 8th question, a metal wire of mass m slides without friction on two rails placed at a distance L apart. The track lies in uniform vertical magnetic field B. A constant current I flows along the rails across the wire and back down the other rail. The acceleration of the wire is BMI by L, BIL by M, MBIL या MIL by B. Metal wire of mass m slides without friction on two rails placed at a distance L apart. डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारे पास मेटल वायर ऐसा है, ठीक है, ये स्लिप हो रहा है इस पे। द ट्रैक लाइज इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अब ये रेल जा रहा है इधर, ठीक है। द ट्रैक lies in uniform vertical magnetic field B. A constant current I flows along the rails across the wire and back down the other rail. So constant current I flows along the rails across the wire. हमारे पास करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है I मैग्नीट्यूड का, ये जो दिया हुआ डेटा वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगी, ठीक है ना। क्रॉस द वायर एंड बैक डाउन द अदर रेल, द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर इज, एक्सेलरेशन यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा इस पे वो लग रहा होगा ILB, ठीक है ना, ये लग रहा होगा क्योंकि ये L लेंथ का होगा। मास दिया हुआ है इसका M, यहाँ पे दिया हुआ है मास M स्लाइड्स ऑन फ्रिक्शन 2 rails placed L apart, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास BIL बाय M, ठीक है ना, फोर्स निकाल दिया BIL बाय M। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। इस तरह करेंगे हम लोग ये सवाल। स्ट्रेट क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं थी। A current loop in a magnetic field can be in equilibrium in two orientations, one stable while the other is unstable. B experiences torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientations. C can be in equilibrium in one orientation. D can be in equilibrium in two orientation, both the equilibrium states are unstable. भैया करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, हम लोगों ने सीखा है, मान लो ये करंट लूप है, मैंने सिखाया है, इस पे टॉर्क कब लगता था, ध्यान होगा, भाई टॉर्क तो तभी लगेगा ना जब ये कोई एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, इसका प्लेन कोई एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। टॉर्क क्या था, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B। M जो होगा वो होगा एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, तो अगर मेरा A ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो जाए एरिया वेक्टर, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो जरा बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। नहीं भाई, अगर हमारा एरिया वेक्टर फील्ड के अलॉन्ग हो जाए तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, बी गलत है। कैन बी इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, भाई चाहे ओरिएंटेशन ऐसा हो चाहे इसे जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है ना, तो हमारे पास टॉर्क तब भी नहीं लगेगा।
कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। ठीक है, और ए ऑप्शन क्या है, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू, क्योंकि होगा क्या कि एक बार एरिया वेक्टर जाएगा हमारे पास इस तरह, और एक बार एरिया वेक्टर बनाएगा मिनिमम मैक्सिमम एंगल दैट इज 180 डिग्री, एक बार 0 डिग्री, तो दोनों बार चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एक बार अनस्टेबल होगा, तो कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल द अदर अनस्टेबल। यस, दो कौन सा, एक बार इस तरह रखा हुआ, एक बार उल्टा कर दो, एरिया वेक्टर क्या बनाएगा, फिर मैक्सिमम एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा माइनस m डॉट बी, वहां से एक बार स्टेबल जीरो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एक बार अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two long straight parallel conductors are separated by a distance of 4 cm and carry current 10 ampere. The work per unit length of a conductor to be done to increase separation between conductors to 8 cm if the current flows in the same direction is. यहाँ पे निकालना है वर्क डन हमें। Two long straight parallel conductors are separated by a distance of 4 cm and carrying current 10 ampere. देखो, ये रहा हमारे पास एक लॉन्ग कंडक्टर, इस पे करंट है 10 एम्पियर। अब इसके फील्ड में हमने एक अदर वायर रखा हुआ है इससे 4 सेंटीमीटर की भाई दूरी पे। ठीक है, इस वायर को अगर मैं प्रोड्यूस करके यहां पे कहीं बीच में ले आता हूं और फिर मैं फाइनली इसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रख देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं जब ये 8 डिस्टेंस की दूरी पे है तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इस पे करंट भी आई है तो लग रहा होगा आई। लॉन्ग है, सबसे पहले ये लॉन्ग है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम ले, एक स्मॉल लेंथ ले लें यहाँ पे dl लेंथ, तो इस पे जो स्मॉल फोर्स लग रहा होगा df, वो लग रहा होगा आई इंटू डी एल इंटू बी, ये निकल के आएगा r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है यहाँ पे। The work per unit length of a conductor to be done to increase the separation between conductors to 8 cm. Work done per unit length. तो हम क्या करें, फोर्स जो पर यूनिट लेंथ लग रहा है उससे निकालेंगे। तो वर्क डन टू इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल r डिस्टेंस टू dr डिस्टेंस, वो हो जाएगा df, स्मॉल फोर्स जो लगा, ये df की बजाय देखो, df की बजाय हम लोग क्या करते हैं f डैश ले लेते हैं, क्योंकि वर्क डन ऑलरेडी पर यूनिट लेंथ है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। f डैश ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अंदर की तरफ और ये इस पे फोर्स लगेगा IL क्रॉस B, अट्रैक्टिव फोर्स। आप जब इधर बढ़ा रहे हो, यू हैव टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन, जितना वर्क डन करोगे बहुत ही आसान समझ में आओ कैसे करना है। तो I dl इंटू बी डॉट डी आर, ये हो जाएगा I dl और b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 2 पाई r dr, ये निकल के आ गया। I स्क्वायर आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर dl अपॉन 2 पाई और ये dr बाई r। ठीक है, इंडिकेट कर देते हैं टोटल वर्क डे निकालने के लिए। इंडिकेट करेंगे हम r को 4 से लेके 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब तो निकल के आ जाएगा, ये स्मॉल वर्क डन था और इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क डन W डैश आ गया। ठीक है ना, W डन पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगा म्यू नॉट, और म्यू नॉट के टर्म्स में आंसर नहीं है तो हमें यहाँ ओपन करना पड़ेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। ठीक है, I स्क्वायर, I की वैल्यू दी 10 एम्पियर, 4 सेंटीमीटर था इनिशियल सेपरेशन, तो 10 स्क्वायर, मैं ऐसा करता हूं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। वर्क डन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, I स्क्वायर दैट विल बी 10⁻2 इंटू dl अपॉन 2 पाई
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर हो जाएगा ln r 8 और यहाँ 4, so ln 8 l minus ln 4 ln 8 by 4 that will be giving you ln 2. So ये आ जाएगा 2 into 10 to power minus 5 ln 2, ये निकल के आ जाएगा 2 into 10 to power minus 5, that is log 2 base e. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा कोई सवाल था, थोड़ा सा टाइम था सवाल सॉल्व करने के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नीट एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। एडवाइस टू यू ऑल, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, सॉल्व प्रीवियस नीट क्वेश्चंस, जो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई हैं। मैं अगले क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। होप यू आर एंजॉयिंग फिजिक्स लेक्चर्स विद मी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।